नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में मतदाताओं के बीच में जाकर सड़कों पर उतरकर सीधे सीधे बिहार के मतदाताओं को संबोधित कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके वोट काटने का षड्यंत्र रचा है। राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से आया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रविवार के दिन, छुट्टी के दिन। हालांकि जवाब देने की बजाय वो अपने जवाबों के जरिए खुद ही एक अलग तरह के चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आए। और इस बीच राहुल गांधी ने आज एक और बड़े खुलासे को लेकर देश के चुनाव आयोग को, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर लिया है। और जब चुनाव आयोग को वो घेरते हैं, ज्ञानेश कुमार पर वो सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके निशाने पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी मोदी सरकार रहती है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का उनका आखिरी दिन है। निश्चित तौर पर बिहार के मतदाताओं को तो वो संबोधित कर ही रहे हैं, बिहार के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लगातार अलग अलग नेताओं को बिहार के दौरे पर वो बुला रहे हैं। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के और तमाम दिग्गज नेता बिहार की धरती पर उतरकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने आज एक और बड़े खुलासे को लेकर चुनाव आयोग को घेर लिया है। आज एक और बड़े खुलासे को लेकर चुनाव आयोग से बड़ा सवाल पूछ लिया है कि भैया चुनाव आयोग, भैया देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब, इस बार तो बता दो कि इस बार जो गड़बड़ी पकड़ी गई है तो क्या आप जांच करवाओगे या फिर से आप डेटा छुपाने का प्रयास करोगे, सच को छुपाने का प्रयास करोगे, फिर से आप कानून बदल दोगे। एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक बड़े खुलासे को लेकर एक बार फिर से देश के चुनाव आयोग से पूछ लिया है। तो बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, राहुल गांधी किस तरह से मोदी सरकार को घेरने जा रहे हैं। और पिछली बार जो उन्होंने खुलासा किया था वो कर्नाटक की एक लोकसभा सीट को लेकर किया था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़, या यूं भी कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को लेकर चुनाव आयोग को घेर लिया है। गुजरात को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। बिहार के हालात भी बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के हालात भी बताऊंगा और कर्नाटक के बाद गुजरात को लेकर राहुल गांधी ने जिस बड़े खुलासे के जरिए चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है, चुनाव आयोग को बेनकाब करने की कोशिश की है, इन तमाम तथ्यों को भी एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील के साथ, एक आग्रह के साथ करना चाहूंगा। अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे तमाम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और नए पुराने दोनों दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और पसंद आए तो सिर्फ अपने पास मत रोकिए। वीडियो आपके पास आने के बाद, आपके देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। लेकिन इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड भी कीजिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेंबर के रूप में हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के बगल में ज्वाइन का बटन आता है, आप उस ज्वाइन के बटन को दबाएंगे तो आप मेंबर की तरफ से आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर लेंगे। और इसका खर्च 3 रुपए रोजाना से भी कम है, यानी पूरे महीने का जो खर्च है वो सिर्फ 89 रुपए है। तो आगे बढ़िए, हमारे साथ खड़े होइए, हमारा साथ दीजिए। हर तरह से हमें आपके साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है। और अब आते हैं एक एक करके आज की स्टोरी पर कि हुआ क्या। वोटर अधिकार यात्रा का, जैसे कि मैंने आपको बताया, 11वां दिन है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कल वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए मिथिला की धरती पर पहुंचे थे, बिहार की धरती पर पहुंचे थे। और आज दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दरभंगा की सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुलेट दौड़ाते हुए नजर आए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिहार में लगातार
वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। उससे एनडीए गठबंधन की सरकार, चाहे वो बिहार में हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली में हो, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, दोनों मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। और इस बीच नीतीश कुमार के सॉफ्ट स्टैंड को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा निश्चित तौर पर इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो अक्टूबर-नवंबर में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उस पर असर पड़ेगा। और नीतीश कुमार उस एनडीए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार इस वोटर अधिकार यात्रा पर अभी तक उन्होंने कोई कठोर बयान नहीं दिया है। और इस बीच बीजेपी के फॉर्मूले को उन्होंने नकार दिया है। उनकी नाराजगी की खबरें आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि 9 सितंबर को होना है उसमें खेले की खबरें आनी है। कल आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो बिहार पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की। उसके बारे में डिटेल में मैंने कल एक स्टोरी बनाई है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार के सामने जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए नीतीश कुमार के जो करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं विजय सिन्हा, वो दोनों आपस में भिड़ गए। कैबिनेट की बैठक में ही दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, वाद विवाद हो गया, तीखी बहस हो गई नीतीश कुमार के सामने। अब मुख्यमंत्री के सामने अगर उनके उप मुख्यमंत्री और उनके करीबी मंत्री आपस में लड़ने लगे तो फिर आप समझ जाइए कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी चिराग पासवान के जरिए, उपेंद्र कुशवाहा के जरिए, जीतन राम मांझी के जरिए जिस तरह का दबाव लगातार नीतीश कुमार पर बना रही थी, उपराष्ट्रपति का चुनाव आने के बाद, चंद्रबाबू नायडू के रवैये को देखने के बाद, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उस रवैये को देखने के बाद, अपने बेटे को, नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जिस तरह से उन्होंने शुरू कर दी, वो तमाम चीजें देखने के बाद अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव ये बेहतरीन मौका है जब भारतीय जनता पार्टी को दबाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का जैसे मैंने घमासान का जिक्र किया कि वहां निषाद पार्टी के मुखिया योगी सरकार के मंत्री ने एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। और जो भी छोटे छोटे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में शामिल है, चाहे अपना दल सोनेलाल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा हो, या जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोक दल हो, इन सबको इकट्ठा कर वो एनडीए गठबंधन को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में तक एनडीए गठबंधन में खलबली मची हुई है। और इस बीच राहुल गांधी ने जिस बड़े खुलासे को लेकर घेर लिया है चुनाव आयोग को, मोदी सरकार को, आपके स्क्रीन पर मैं राहुल गांधी का एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं। बिहार में वो यात्रा पर है, वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। और एक खबर आई, उस खबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। और वो खबर क्या है वो बताने से पहले मैं राहुल गांधी का एक्स पर किया गया पोस्ट आपको दिखा देता हूं। गुजरात में, जी हाँ गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा उनको मिला, यानी 4300 करोड़ रुपए का चंदा उनको मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ रुपए आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा? राहुल गांधी आगे पूछ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा छुपाया जा सके? और ये दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल करने में दैनिक भास्कर माहिर है। और ये दैनिक भास्कर ने अहमदाबाद की टाइमलाइन से, यानी गुजरात की स्टोरी है, 10 गुमनाम दल, 10 ऐसे राजनीतिक दल जो बनाए गए, जो चुनाव लड़े ही नहीं, बहुत कम सीटों पर लड़े, महज कुछ हजार वोट मिले, लेकिन उनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और जबकि उन्होंने खर्च बता दिया सिर्फ 39 लाख, खर्च सिर्फ 39 लाख हुआ और बताया 3500 करोड़ रुपए। और बाकायदा इन पार्टियों के नाम दे रखे हैं, लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशन जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी। और इनको अगर दान की लिस्ट देखेंगे करोड़ों में, 1045 करोड़, 962 करोड़, 663 करोड़, 608 करोड़, 416 करोड़, ये नीचे बिल्कुल 249 करोड़, 200 करोड़, 133 करोड़, 120 करोड़, 138 करोड़। और फिर इन्होंने खर्च भी अलग अलग दे रखा है। और बड़ा दिलचस्प बात बताऊं कि चुनाव आयोग को जो उन्होंने बताया वो खर्च कुछ और था, और जो अलग से जो आयकर में उन्होंने बताया वो खर्च अलग है। और इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनावों, 2019, 2024 के 2 लोकसभा और 2022 का विधानसभा, यानी 1924 का लोकसभा, 2022 का गुजरात का विधानसभा में इन तमाम दलों ने मिलकर सिर्फ
अलग अलग, लेकिन कुल उम्मीदवारों की संख्या है 43 उम्मीदवार उतारे और इन्हें कुल मिलाकर 54,069 वोट मिले। और इन्होंने चुनाव रिपोर्ट में जो खर्च दिखाया वो सिर्फ 39.02 लाख रुपए बताया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में इन्होंने 3,500 करोड़ रुपए का खर्च दर्शाया। तो जाहिर तौर पर यह काला धन था, या इन राजनीतिक दलों ने काला धन छुपाने का काम किया, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह पैसा कहीं और खर्च किया गया। और सवाल वही है, पैसा आया कहां से, पैसा खर्च कैसे किया गया, पैसा दिया किसने, और पैसा किसके पास पहुंचा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी काफी चर्चा में है, जो उन्होंने गुजरात की धरती पर ही जाकर दिया। स्वदेशी की अवधारणा की वकालत करते हुए माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ उन्होंने इशारों में वो बयान दिया। और उन्होंने कहा कि यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है वह भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे लेना देना नहीं है। डॉलर है, पाउंड है, वह करेंसी काली है या गोरी है, इस पर गौर कीजिएगा, काली है या गोरी है, यानी ब्लैक मनी और व्हाइट मनी। तो जो काले धन के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा अभियान छेड़कर सत्ता में आए थे, अब वो प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा किसका लगता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉलर है या पाउंड है, वह करेंसी काली है या गोरी है, मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का भी हो, लेकिन पसीना हमारे देशवासियों का होगा। अब पैसा काला है या गोरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के मतलब और मायने निकालते रहिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम उन्होंने करवाया था। और इस बार तो उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, जबकि सरकार की तरफ से संसद में यह जवाब दिया गया है कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। जाहिर तौर पर भारतीय होने के नाते मुझे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा है, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब आने चाहिए। और इस बीच ब्लैक मनी को लेकर, व्हाइट मनी को लेकर नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में बोल दिया गुजरात की धरती पर जाकर, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इशारों में वो डोनाल्ड ट्रंप को और इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल कितने भी उठते रहे, लेकिन उनके लिए गौतम अडानी दोस्त है और वो दोस्ती को हर कीमत पर निभाएंगे, यानी गौतम अडानी को फंसने से हर कीमत पर बचाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल, जिस तरह से एनडीए गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर फंसा हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर हुए एक बड़े खुलासे को लेकर, दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन के एक बड़े खुलासे को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग को घेर लिया, जिस तरह से सरकार को घेर लिया, उससे ये लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो दैनिक भास्कर के इस खुलासे पर, राहुल गांधी के सवाल पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले और गोरे धन वाले बयान पर और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मचे घमासान पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।